नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 का पार्ट सेकंड। इसमें हम करेंगे अपना रिमेनिंग थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। तो ये तीनों चैप्टर्स के आपको नोट्स मिलेंगे आज। तो चलिए देखते हैं, और जो पेपर में है बस वही रिलेवेंट पढ़ाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर शुरू होता है मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य। तो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं हमारे कपड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान का ढक्कन, पक्की हुई मिट्टी और फेन से बनी हुई तकलियाँ। ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, फेनस ये वाला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो से कौन किस किस चीज़ के अवशेष मिले। तो कपड़ों के मिले हैं, चांदी के फूलदान का ढक्कन भी मिला है, और पकी हुई मिट्टी मिली है, और फेनस से बनी हुई तकलियाँ। नेक्स्ट, फेनस किसे कहते हैं? तो बलुआ फेनस बालू या स्फटिक पत्थरों को के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता है। और ये यूज़ किस में होती हैं? यह मन के, चूड़ियाँ और छोटे बर्तनों के बनाने के काम आती हैं। आगे की कच्चे माल की खोज। तो हड़प्पा के लोगों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था चूड़ियाँ या बर्तन वगैरह बनाने के लिए? तो पहला है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? वे राजस्थान व पश्चिम एशिया देश ओमान से करते थे। और टीन का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट, सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो आंसर है हमारा कर्नाटका। नेक्स्ट, बहुमूल्य पत्थर। तो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। तो हमारा सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो हमारा आंसर क्या था? कर्नाटका। नेक्स्ट, हल आकार के खिलौने कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों की जीवन शैलियाँ क्या थी। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। सेकंड पॉइंट, जीविका के लिए बेर खाते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण का शिकार करते थे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर। तो इसमें दो नगर थे, पहला धोलावीरा और दूसरा था हमारा लोथल। तो पहले धोलावीरा के बारे में देखते हैं। यह 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा कालीन में खाली यही एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, बाकी सब 2 में विभाजित थे। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा कालीन का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो आंसर हमारा रहेगा धोलावीरा। नेक्स्ट, सेकंड है हमारा लोथल। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ साबरमती की एक सहायक नदी के पास था यह। यहाँ कीमती पत्थर व मनके मिले। नेक्स्ट, शंख धातुओं से बनाई गई महत्वपूर्ण चीज़ों का केंद्र था। तो क्वेश्चन बनता है कि शंख धातुओं से बनाई गई महत्वपूर्ण चीज़ों का केंद्र क्या था? तो हमारा आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट, चैप्टर 4, किताबें हमें क्या बताती हैं? किताबें और कब्रें। तो स्टार्टिंग में ही वेदों का जिक्र है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ऋग्वेद, तो ये सबसे पुराना वेद है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया।
नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन्हीं देवताओं का वर्णन वर्णन है, तो आग के देवता कौन थे? आग के देवता कौन थे? तो वो थे अग्नि। और पेय पदार्थ कौन सा था देवताओं का? वो है सोम। और युद्ध के देवता किसे माना जाता था? तो आंसर है हमारा इंद्र। और हड़प्पा कालीन लोगों की भाषाएं क्या थीं? तो प्राक्य सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक। अब ऋग्वेद में लड़ाइयों के कारण बताए गए हैं कि लड़ाइयाँ पहले क्यों होती थी। तो पानी के ऊपर होती थी, मवेशियों के लिए होती थी, वह अच्छे चारागाहों के लिए होती थी। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण बताया गया है कि लोगों की विशेषताएं या फिर लोग किस नामों से जाने जाते थे। तो पहला पॉइंट हमारा विश और जन। ये किसके लिए होता था? यह जनता या समुदायों के लिए इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब आम जनता जो होती थी उनके लिए दो शब्द विश और जन का प्रयोग किया जाता था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इसमें दो क्वेश्चन है कि विश के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर समुदाय या जनता। और सेकंड है कि विश और जनों का नाम का उल्लेख कौन सा मिलता है? ऑप्शन दे देंगे, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट, अब आर्य किन्हें कहते थे? आर्य वो होते थे जो लोग प्रार्थनाओं प्रार्थनाओं की रचना करते थे। नेक्स्ट, दस्यु। दस्यु किन्हें कहा जाता था? आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। यह यज्ञ नहीं करते थे, फर्स्ट पॉइंट। और यह दूसरी भाषाएं बोलते थे, मतलब ये संस्कृत वगैरह नहीं बोलते थे, ये आम भाषा बोलते थे जिन्हें आर्य निचले स्तर का समझते थे। अब इसमें चैप्टर में दिया हुआ है कि खास परिवारों के लिए कब्रगाहें। तो जैसे कुछ अमीर लोग होते थे तो एक ही परिवार लोगों को दफनाया जाता था उस जगह। नेक्स्ट, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल, ये गाइस ये वाला शब्द इम्पोर्टेंट है, पोर्ट होल के रास्ते कब्र में जाकर दफनाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाद में ब्रह्मगिरी में बाद में दफनाए जाते थे लोगों को, तो उन्हें कहाँ से लिया जाता? तो आंसर है पोर्ट होल। और यहाँ गोलाकार या चट्टान पत्थर को चिन्हों के तौर पे लगाया जाता था। ये इसलिए दिए जाते थे ताकि अगर कोई दोबारा मरे तो उसे उसी जगह पर दफनाया जा सके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नाम गाँव की। यह है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ इसमें अब बताया गया है कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था। तो लोगों को गड्ढे में सीधा लेटाकर उनका सिर उत्तर दिशा में कर कर दफनाया जाता था। और इसमें मृतकों के साथ खाना और पानी भी रखे जाते थे। नेक्स्ट, हमारा फिफ्थ चैप्टर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किया गया है। तो यज्ञ के बारे में कुछ बातें। यज्ञ राजाओं की शक्तियों को बढ़ाता था। तो ऐसा माना जाता था जो राजा यज्ञ करते थे तो उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब अश्वमेध युग में यज्ञ में राजा घोड़े पर अपना निशान लगाकर उसे छोड़ दिया जाता था। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि राम जी अपने घोड़े को छोड़ देते हैं और फिर लव कुश उसे रोकते हैं, उस टाइप का कुछ। तो वो अश्वमेध यज्ञ था। नेक्स्ट, जिन राजाओं ने घोड़ों को रोका उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। मतलब
या तो अगर जिन्होंने जाने दिया, इसका मतलब ये था कि उसने राजा की शक्तियों को स्वीकार कर लिया, और जो रोक लेते थे तो उन्हें राजा से युद्ध करना होता था। नेक्स्ट, अब है उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वह ग्रंथ जो ऋग्वेद के बाद बने। तो ऋग्वेद के बाद कौन से बने? सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। अगला, अब इसमें जिक्र है वर्ण का। तो उत्तरवादी ग्रंथों में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से देखते हैं? फर्स्ट, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे? जो वेदों का अध्ययन करते थे। नेक्स्ट, क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना। तो क्षत्रिय में कौन आते थे? जो राजा होते थे, क्योंकि युद्ध वही करते थे और प्रजा की रक्षा भी वही करते थे। नेक्स्ट, वैश्य। वैश्य में कौन कौन लोग आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। ये 3 वर्ग वैश्य में आते थे। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रीय व वैश्य दोनों यज्ञ कर सकते थे। हमारा और आखिरी वर्ण है शूद्र। तो इसका कार्य क्या था? इसका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि औरतें भी शूद्र में ही शामिल होती थी। मतलब इसका कार्य तीनों वर्णों की सेवा ही करना होता था। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वैश्य में कौन कौन से लोग आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। और प्रजा की रक्षा करने का काम कौन करता था? क्षेत्रीय। और औरतें किस वर्ग में शामिल थी? तो आंसर आएगा शूद्र। और तीनों वर्णों की सेवा करना किसका जिम्मे था? तो आंसर है शूद्र। नेक्स्ट, अब इसमें जनपद का जिक्र है। तो जनपद क्या होता है? जनपद होता है जन की जगह, बसने की जगह। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला। आप गए होंगे कभी दिल्ली, तो पुराना किला आपने देखा होगा। नेक्स्ट, यूपी में मेरठ के हस्तिनापुर। आपने कई बार हस्तिनापुर का नाम सुना होगा टीवी चैनलों पर भी। और आखिरी है हमारा यूपी एटा के पास अंतरेजी खेड़ा। तो ये 3 जनपद थी उस समय महत्वपूर्ण, जो आपको याद रखनी चाहिए कि दिल्ली में पुराना किला, यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर, और तीसरा यूपी के एटा के पास अंतरजी खेड़ा। अब आते हैं महाजनपद। तो महाजनपद कितने थे? 16। और ये कौन सी शताब्दी में थे? तो 6ठी शताब्दी। और इस 6ठी शताब्दी में राजा नियमित सेना रखने लगे, मतलब महाजनपदों में। नेक्स्ट, महाजनपदों में कर की व्यवस्था। तो फसल का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, और इसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था गाइस? भाग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाजनपदों में कर का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो 1/6। और इसे कहा क्या जाता था? इसे कहा जाता था भाग। नेक्स्ट, कारीगरों को कर के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। मतलब कारीगरों को राजा के महल में जाकर, कुछ भी जैसे कोई लकड़ी वाला है तो उसे राजा के महल में लकड़ी का काम करना होता था। कोई मजदूर है ईंट पत्थर वाला, तो उसे वो सब काम करना पड़ता था कर के रूप में। और जो पशुपालक थे, उन्हें पशुओं के उत्पादन के रूप में जो भी वो देते थे, जैसे दूध, घी, दही, उन्हें वो देना पड़ता था कर के रूप में। और जो संग्राहक थे, मतलब जो आदिवासी, उन्हें जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, जैसे फल हुए, जड़ी बूटियाँ हुई इत्यादि। नेक्स्ट, अब आता है हमारा मगध। ये महाजनपद था। तो इसे 200 साल पहले मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कितने साल पहले? 200 साल पहले। और ये कहाँ था? ये गंगा और सोन नदी जहाँ पर बहती थी, मगध राज्य वहीं पर पड़ता था। नेक्स्ट,
मगध पर शासन करने वाले शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनव। नेक्स्ट, मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। ये कहाँ था? बिहार में। बिहार में राजगृह मगध की राजधानी बनी, और फिर बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। तो पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार की पहली मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली थी राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट, वज्जी, जो भी ये भी महाजनपद थी, तो इसकी राजधानी थी वैशाली, और इसमें शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहलाते थे। मतलब शासन व्यवस्था में जो लोग शासन करते थे उन्हें गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ संघ का अर्थ है मतलब कई राजा मिलकर एक इलाके पर शासन चलाते थे, सब मिलकर काम करते थे। तो संघ में कई राजा होते थे, जैसे मैंने अभी बताया। शासन व्यवस्था गढ़ या संघ कहलाते थे, ये बता चुका हूँ मैं। बाद में गुप्त शासकों ने गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। तो गढ़ शासकों पर किसने विजय प्राप्त की? गुप्त शासकों ने। तो पूछा जा सकता है कि गढ़ साम्राज्य पर किन शासकों ने विजय प्राप्त की? तो आंसर हमारा रहेगा गुप्त। हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।